है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। नमस्ते छात्रों, मैं श्री गायकवाड़ आर्यल और ज्ञान समृद्धि चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं का पाठ 8वां वीर भूमि पर कुछ दिन, जो रुक्मणी संगल जी ने लिखा हुआ है, ये यात्रा वर्णन पर कहानी है। इस पाठ के द्वारा, इस पाठ के माध्यम से लेखिका वीर भूमि राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ आदि विविध स्थानों की वहां की कला संस्कृति का सजीव वर्णन किया गया है। इस पाठ के माध्यम से हमें एक यात्रा वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत किया है। छात्रों, आपको कुछ कृतियां करनी है। कुछ आपके आसपास परिवेश में अगर कोई ऐतिहासिक स्थल है तो उसका वर्णन सुनिए। सुनते समय कुछ मुद्दों का आकलन कीजिए। अपने परिवेश के ऐतिहासिक स्थलों का नाम पूछें। भारत के विभिन्न राज्यों के ऐतिहासिक स्थलों के नाम बताने के लिए कहें। देखे हुए ऐतिहासिक स्थलों का वर्णन एक दूसरे को सुनाने के लिए कहें। मतलब आपको यह सब कृतियां करनी है। देखते हैं, शुरू करते हैं पाठ। गाड़ी अपनी गति से बढ़ रही थी। भटिंडा, हनुमानगढ़, लालगढ़, बीकानेर होते हुए नागौर पहुंची। यहां से मेड़ता पहुंचे तो लगा फिर से पंजाब के आसपास आ गए, क्योंकि कुछ खेत, हरियाली और पशुधन भी दृष्टिगोचर होने लगा था। दृष्टिगोचर का मतलब दिखाई देना। सायंकाल होते होते अपना गंतव्य, गंतव्य का मतलब ठिकान, मंजिल, जहां जाना था वो गंतव्य स्टेशन जोधपुर आ गया। आज का हमारा पड़ाव यानी के संध्या समय जहां ठहरना था वो जोधपुर था। यूं भी सायंकाल हो चुका था। स्टेशन के समीप यानी के नजदीक होटल में कमरा मिल गया। सामान वहां रखकर थोड़ा तरोताजा फ्रेश हुए। 22 दिसंबर अल्पाहार कर एक ऑटो रिक्शा लेकर अपनी पहली मंजिल यानी कि हमारा जो पहला देखने का एक ठिकान था, स्थान था, वो उम्मेद भवन की ओर चल पड़े, जो राय का बाग क्षेत्र में स्थित है। उम्मेद भवन विश्व का विशालतम भवन है, यानी कि सबसे बड़ा। महाराजा उमेद सिंह द्वारा निर्माण होने से उसे उमेद भवन कहते हैं, कहलाते हैं। छितर झील के पास होने से इसे छितर भवन भी कहते हैं। इसके निर्माण में 20 वर्ष का समय लगा। ये भवन अपनी भव्य एवं उत्कृष्ट सज्जा से सज्जित है। इसमें ऐश्वर्य, विलास और अमोद प्रमोद यानी कि मन को बहलाने जैसे सभी साधन उपलब्ध है। महल के प्रवेश द्वार पर नियुक्त द्वारपाल ने बताया कि महल के 343 कमरों को होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। एक भाग में शाही परिवार रहता है। होटल में प्रवेश और वहां बैठकर चाय या कॉफी का एक व्यक्ति, एक पर्यटक के लिए कम से कम 1000 रुपया खर्च कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। भूतल पर एक म्यूजियम, उसे संग्रहालय कहते हैं, बनाया गया है, जिसमें वहां के राजाओं की अनेक क्रियाकलापों यानी कि वहां के राजाओं ने जो कोई कार्य किया है उनके क्रियाकलापों की, युद्ध कौशल की अनेकानेक जानकारियां चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत की गई हैं। भवन का मॉडल भी प्रदर्शित किया गया है। जो बड़ा भवन बनाया हुआ है उमेद भवन, उसका छोटा जो एक नमूना प्रतिकृति है वो बनाकर वहां रखी हुई है। सब कुछ इतना सुंदर, सजीव, भव्य और मनोहर था कि दृष्टि किसी भी चित्र पर चिपक सी जाती थी, जिसे वहां से जबरन हटाना पड़ता था, क्योंकि अभी हमें अपने दूसरे गंतव्य, दूसरे स्थान को बढ़ना था। गंतव्य था दूसरा मंडोर गार्डन। ये उद्यान मारवाड़ की पुरानी राजधानी मांडव्यपुर के समीप जोधपुर नरेश मतलब राजा, नरेशो मतलब राजाओं के द्वारा बनाया गया था। मांडव्यपुर का ही अपभ्रंश रूप मंडोर है। यहाँ बना गया भगवान कृष्ण का मंदिर कला की उत्कृष्टता का प्रमाण है, एक सबूत है। चट्टानों को काट काट कर निर्मित सीढ़ीनुमा
उद्यान दर्शनीय। रानी उद्यान के आगे 3 तलों वाली एक इमारत, इसकी प्रहरी जान पड़ती। मार्ग के दोनों ओर जलाशय बने हैं, तालाब। उद्यान में प्रवेश करते ही वहां के लोकगीत गायक अपने अपने वाद्यों पर किसी न किसी हिंदी या राजस्थानी गीत की धुन छेड़कर पर्यटकों को प्रसन्न कर उनसे कुछ दक्षिणा बख्शिश की आकांक्षा मतलब इच्छा तमन्ना करते जान पड़ते हैं। रानी उद्यान की बाईं ओर पहाड़ी की एक चट्टान पर वहां के वीरों ने देवताओं की विशाल मूर्तियां बनवाई हैं। चट्टान को काटकर मूर्तियों को दर्शा गया है। वह दृश्य अनुपम है। मंडोर गार्डन के दृश्यों से अभिभूत मतलब वशीभूत हम मेहरानगढ़ किले की ओर बढ़ने लगे, जो शहर के मध्य में लगभग 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर 20 फीट से 120 फीट ऊंची दीवार के परकोटे मतलब चारों ओर की रक्षा दीवार जो है उससे घिरा है। इसका निर्माण कार्य 1459 में जोधाजी राव द्वारा कराया गया था। उसके परकोटे में जगह जगह बुर्जिया मतलब बुर्ज बैठने के लिए ऊंची बनाई हुई जगह वो बुर्जिया बनाए गए हैं। इस किले में भव्य प्रवेश द्वार हैं। जयपोल, लोहपोल, फतेहपोल बने हैं। जयपोल तो आते आते ही शहर नीचे रह जाता है और हम काफी ऊपर आ जाते हैं। दोपहर की रेगिस्तानी धूप और शाम की चमकती चांदनी में शहर का भव्य मनोरम दृश्य यहाँ से बड़ा ही मन को प्रसन्न करने वाला दिखाई देता है। ये प्रवेश द्वार जोधाजी राव के विभिन्न वंशजों द्वारा विजय के प्रतीक रूप में बनवाए गए हैं। दीवारों पर जौहर जो आत्माहुति करते हैं, चिताओं में सामूहिक आत्मदहन किया जाता है, वो उसे कहते हैं जौहर करने वाली वीरांगनाओं के हस्त चिन्ह भी बने हैं। दुर्ग का मतलब किला। दुर्ग के अंदर कहीं भव्य और विशाल भवन हैं, जैसे मोती महल, फूल महल, शीश महल, दौलत खाना, फतह महल और रानी सागर हैं। कहीं बैठक खाना तो कहीं दीवाने खास, दीवाने आम है तो कहीं कला की प्रदर्शनी हेतु पेंटिंग्स एवं दरिया भी प्रदर्शित की गई हैं। इसके बाद हम दूसरी पहाड़ी पर स्थित जेशवन ठंडा नाम से विख्यात स्मारक देखने चल पड़े। प्रवेश द्वार के एक ओर महादेव का मंदिर है, दूसरी ओर देव सरोवर है। यहाँ अनेक पक्षी भांति यानी कि अलग अलग की चिड़िया चाह कर अपनी प्रसन्नता सकारात्मक ऊर्जा पर्यटकों को प्रदान कर रही थी। यह स्मारक 1903 में महाराजा जयवंत सिंह की स्मृति में बनाया गया था। जोधपुर के इन सभी स्थलों की चित्रकला, स्थापत्य कला का मतलब होता है भवन निर्माण संबंधी कला, जो हम महल बांधते हैं, बनवाते, उसकी जो बनवाने की कला है वो, एवं मूर्ति कला को देखकर भारतीय कलाकारों का सम्मान तथा उन्हें नमन करने का मन करता है। वो इतना अच्छा है, वो कलाकारों के प्रति अपने आप ही उनकी कला देखकर नमन किया जाता है या करना योग्य है, उचित है। अब सूर्य भी अपने किरणों को समेट अस्तांचलगामी यानी कि जिसे रोका नहीं जा सकता, वो अपने आप ही डूबने चला है, हो गया है। फलतः हमें भी अपने विश्राम स्थल की ओर बढ़ना था। मतलब अब सूर्य डूबने लगा है तो हमें भी अपने जो हमने कमरा किया है होटल का, वहां जाकर विश्राम करना, आराम करना है। जोधपुर से जैसलमेर रात्रि की गाड़ी थी। जोधपुर जैसलमेर एक्सप्रेस से तत्काल का आरक्षण कराया गया, जो तुरंत टिकट मिलता है, वो उसे कैसे तत्काल आरक्षण कराया और चल पड़े। अगली प्रात यानी कि सुबह को हम जैसलमेर स्टेशन पर उतरे। रात में सफर किया। दूसरे दिन सवेरे जैसलमेर स्टेशन पर लेखक और उनके जो परिवार वाले वो सब उतरे। समय व्यर्थ न गवाते हुए हम शीघ्र यानी कि तुरंत ही होटल की वैन में, होटल जो बुक किया था हमने रहने के लिए, ठहरने के लिए, उन्होंने गाड़ी भेजी थी, वैन में बैठ
गए और थोड़ी ही देर में होटल के स्वागत कक्ष में आसीन थे, यानी कि उपस्थित हो गए। एक कक्ष में मतलब एक कमरे में हमारा सामान पहुंचाकर दिन भर का कार्यक्रम होटल के मालिक ने ऐसे निर्धारित कर दिया, यानी कि दिन भर क्या क्या देखना, कैसे देखना, कहाँ ठहरना, कहाँ क्या करना है, वहां देखने के लिए कौन सी चीजें अच्छी, ये सब होटल मालिक ने हमें बता दिया। ऐसे बता दिया जैसे किसी पूर्व परिचित अतिथि का, जैसे कुछ हमारी और होटल वाले की पुरानी पहचान है, इस ढंग से उन्हें बताने का प्रयास किया। थोड़ी देर के बाद ही नगर भ्रमण की व्यवस्था हो गई, मतलब नगर में घूमने का, शहर में घूमने का हमारा इंतजाम हो गया। पहले यहाँ का सबसे बड़ा आश्चर्य देखने गए पटवा की हवेलियां। 18वीं सदी में शहर के प्रसिद्ध व्यापारी सेठ पटवा ने अपने 5 पुत्रों के लिए इन हवेलियों का निर्माण कराया था। एक के निर्माण में 12 वर्ष का समय लगा। 5 हवेलियां बनाई हैं। शहर के मध्य में खड़ी ये 5 हवेलियां कलात्मक वास्तुशिल्प, मतलब भवन बनाने की जो कारीगरी है वो उसे कहते हैं वास्तुशिल्प का अद्भुत, लाजवाब, अनुपम नमूना है, उदाहरण है उसका। इनकी छतें बहुत ही खूबसूरत पत्थर के खंभों मतलब स्तंभों पर खड़ी हैं। हवेलियां में पत्थर से बनी जालियों का काम, कई पारदर्शक झरोके, सोने की कलम से की गई चित्रकारी, सीपी, समुद्र प्राणी, सिंपल शंख और कांच का कार्य पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर देता है। धन्य है वे शिल्पकार जिनके हाथ और मस्तिष्क यानी कि दिमाग ने ये करिश्मा, ये चमत्कार किया है। आज ही सम का कार्यक्रम भी था। सम का मतलब 1 ग्राम है। सम 1 ग्राम है, जो होटल से लगभग 11-12 किलोमीटर दूर रेत की चादर पर बसा है। मतलब रेत का मतलब वालू है, जो है उसे मराठी में हम वालू कहते हैं, वहां पर बसा है। राजस्थान में ज्यादातर रेती है। इस सम ग्राम से 1.5-2 किलोमीटर पहले ही जीव ने हमें उतार दिया, जहां कई सारे रेगिस्तानी जहाज किसे कहते हैं, ऊंट को, अपनी सवारियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। हम भी एक जहाज में सवार हो गए, मतलब हम भी एक ऊंट पर बैठ गए। डर भी लग रहा था, प्रसन्नता भी हो रही थी, उत्सुकता भी। हमारी मंजिल थी सूर्यास्त केंद्र बिंदु, जहां सूर्यास्त होता है वहां। ऊंट की सवारी का ये पहला अनुभव था। ऊंटों की कतारें, एक लाइन, कतारें ही कतारें, सभी पर नर, नारी और बाल वृद्ध सवार थे। शायद सभी की हृदय गति वैसे ही धड़क रही थी जैसे हमारी, फिर भी रोमांचकारी और मनोरंजक। कुछ ऊंट अपनी सवारियों को गंतव्य तक पहुंचाकर वापस आ रहे थे। हम उस स्थान की ओर जा रहे थे, लेकिन कुछ ऊंट उधर से अपनी सवारियों को छोड़कर वापस भी आ रहे थे, खाली पहुंचाकर वापस आ रहे थे। यहाँ रेत के मखमली गड्ढे, जिन पर आपके पग यानी के पाव 5-7 अंगुल नीचे, म्हणजे 5-6 उंगलियां जो होती उतना नीचे धंसते जाते हैं। पंक्तिबद्ध ऊंटों की कतारें, उन पर रंग बिरंगी पोशाकों में आसीन यानी कि बसे हुए बैठे हुए पर्यटक, शायद अपने गिरने के भय में खोए दम सादे बैठे थे। देखते ही देखते हम सब अपने गंतव्य पर पहुंच गए। क्या अद्भुत दृश्य था। बच्चों के खिलौने, दूरबीन, चिप्स, कुरकुरे, खाकड़ा, चाट, पकोड़े जैसी अनेक वस्तुएं लिए विक्रेता चलती फिरती दुकानों की तरह घूम रहे थे। कुछ राजस्थानी कन्याएं यानी कि लड़कियां और स्त्रियां लोकगीत सुनाकर पर्यटकों को प्रसन्न करने में निमग्न थी। अनेक पर्यटक अपने कैमरे में के बटन ऑन कर अस्तांचलगामी, जिसे रोका नहीं जा सकता उसे कहते हैं अस्तांचलगामी, भास्कर यानी कि सूर्य को कैमरे में बंद करने के लिए सनद यानी कि तैयार थे। देखते ही देखते चमकता सूर्य ताम्रवर्णी मतलब केसरी रंग का होकर जल्दी जल्दी दूर क्षितिज किसे कहते हैं, जहां धरती और आसमान एक दूसरे के पास समीप आ गए हैं, एक दूसरे को छू लिया है,
उसे कहते क्षितिज में लय होता जा रहा था। साथ ही पर्यटकों के कैमरों में बंद भी। पर्यटक जैसे ही आसमान को सूरज छू रहा है, धरती और आसमान दोनों एक दूसरे को छू रहे हैं और वहीं पर सूरज भी धरती को छू रहा है, ऐसा स्पर्श कर रहा है, ऐसा महसूस होता है ना। वो दृश्य बहुत सारे पर्यटक अपने कमरों में कैद करे थे। कुल मिलाकर वो जन सैलाब, सैलाब का मतलब होता है बाढ़, किसी महाकुंभ की याद ताजा करा रहा था। अब सब गाड़ियों की ओर चल पड़े। उनने वो दृश्य देखा अस्तांचल का और फिर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चल पड़े, जो लगभग आधे फरलांग पहले खड़ी थी। आधे फरलांग का मतलब है 1 मील का 8वां हिस्सा। 1 मील का 8वां हिस्सा। और 1 मील किसे कहते हैं? 1.6 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा, उसका 8वां हिस्सा जो होता है उसे कहते हैं फरलांग। पहले खड़ी थी। उस मार्ग में चलते हुए उस मखमली फोम, जैसे हमारी गद्दी होती है ना फोम की, उस तरह से उस मखमली फोम के गद्दों की अनुभूति हो रही थी। जीप पर सवार हुए और आ गए जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा रात्रि भोज खाने पीने का प्रबंध था। मध्य में अग्नि प्रज्वलित की गई थी। तीनों ओर दर्शकों के बैठने की व्यवस्था थी, तो एक और प्रस्तुति देने वाले कलाकारों का मंच बनाया गया था। उसमें राजस्थान के जाने माने कलाकारों ने वहां की लोक संस्कृति को नृत्य, नाटिका और गायन के माध्यम से जो प्रस्तुति दी वह अद्भुत थी। देश विदेश में प्रस्तुति देने वालों का यह संगम दर्शकों को भाव विभोर यानी कि भावुक किए था। रात्रि भोज की तैयारी संपन्न हो चुकी थी। भोजन में राजस्थानी व्यंजन यानी कि पदार्थ का वैविध्य यानी कि विविधता थी। सेफ सर्विस खुद के हाथ से लेना, जितना चाहिए उतना लेना। सेफ सर्विस जैसा रुचे, जितना रुचे लीजिए, खाइए, आनंद उठाइए कि तर्ज यानी कि ढंग पद्धति पर सब भोजन कर रहे थे। जिसे जो पदार्थ ज्यादा चाहिए उसे लेते थे, अपने अपने चाव से, अपने अपने शौक से खाते थे। इन सब स्मृतियों के साथ होटल वापस आए। वहां से भी सामान उठा, पुनः स्टेशन, वही रात्रि यात्रा और पहुंच गए जोधपुर। जैसलमेर से चित्तौड़ जाने की यात्रा कर हम 24 दिसंबर के सायंकाल तक चित्तौड़गढ़ पहुंच गए। चित्तौड़गढ़ का नाम आए या चेतक का, तुरंत एक वीर, साहसी और स्वाभिमानी देशभक्त का चित्र मानस पटल यानी कि मानसिक मन पर सजीव हो उठता है। किसका? महाराणा प्रताप, जिन्होंने चित्तौड़ की रक्षा में अपना सर्वस्व न्योछावर यानी कि अर्पण समर्पित कर दिया। लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया, उन्हें सरेंडर नहीं किया, वो शरण नहीं गए। लेकिन तकलीफें उन्हें बहुत सहनी पड़ी। भले ही महलों को त्याग कर जंगल में शरण लेनी पड़ी, बच्चों और परिवार को भूखा रखना पड़ा। विशाल धरती शैया, ये जो धरती है वही उनका बिछाना, और खुली नील गगन चादर रहा। जो आसमान है वही उनकी चादर, पर हार नहीं मानी। ऐसे ही एक और देशभक्त और स्वामी भक्त यानी कि मालिक के भक्त की याद ताजा हो जाती है, और वो है भामाशाह, जिसने अपनी सारी पूंजी, अपनी सारी संपत्ति, दौलत जो होती है वो अपने स्वामी यानी कि मालिक सम्राट राणा प्रताप के चरणों में अति विनम्र भाव से रख दी। इसी शहर से मीरा जैसी कृष्ण भक्त की याद भी आती है, वो याद भी जुड़ी हुई है। ये छोटा सा शहर है, चित्तौड़गढ़ छोटा सा शहर है, लेकिन इसके कण कण में वीरता, त्याग, भक्तिभाव भरा दिखता है। यहाँ के बाशिंदों यानी कि निवासी बाशिंदों की सहजता, सरलता और भाईचारा देखकर सहज ही यहाँ के महापुरुषों के गुणों की अभिव्यक्ति यानी कि जाहिर प्रकट हो जाती हैं। जो
उन्हें विरासत में मिले प्रतीत होते। ऐसा महसूस होता है कि जैसे कुछ ने अपने पूर्वजों से ये गुण प्राप्त हुए हैं। दर्शनीय स्थलों में एक विशाल दुर्ग यानी कि किला है, जिसके विषय में कहा जाता है कि गढ़ों में गढ़, चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। गढ़ैया का मतलब छोटा किला। इस गढ़ के अंदर क्या है? मीरा मंदिर है, विजय स्तंभ है, गौमुखी कुंड है, कालिका मंदिर है, पद्मिनी महल है, जौहर कुंड है, कुंभा महल है, जैन मंदिर है और श्री महाराणा म्यूजियम यानी कि संग्रहालय जैसे अनेक दर्शनीय स्थल है। जैन मंदिर में सभी मतलब 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। सभी प्रतिमाएं श्वेत सफेद संगमरमर के आकर्षक पत्थर से निर्मित है। पश्चिम की ओर बना रामपोल ही किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। जैन मंदिर के सामने ही बड़े से गेट में विजय स्तंभ है, जो महाराणा कुंभा द्वारा मालवा के सुल्तान और गुजरात के सुल्तान के संयुक्त आक्रमण की साहसिक विजय के रूप में बनाया गया है। यहाँ जौहर कुंड में रानी पद्मिनी, कलिंग के राजा की राजकन्या और वीरांगनाओं के जौहर की कहानी का प्रतिबिंबित है। यहाँ के पार्क यानी कि बगीचा में भी महाराणा प्रताप की एक आकर्षक प्रतिमा चेतक, एक घोड़े का नाम है महाराणा प्रताप के, चेतक पर स्थापित है। राजस्थान के इस 3 शहरों की यात्रा ने एक गीत की कुछ पंक्तियां याद दिला दी। हमने राजस्थान के कुछ इलाकों को देखा, पूरी धरती को समझने का प्रयास किया, राजस्थान की धरती को। तो कुछ जो हिंदी फिल्म के गीत हैं वो अपने आप गुनगुनाए जाते हैं। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। छात्रों, यदि मैं संक्षिप्त में कहूं कि ये वीर भूमि है, यहाँ त्याग भी है, बलिदान भी, शत्रु को परास्त करने का जज्बा भी है। जज्बा का मतलब भावना है। तो कला की परख भी है, देशभक्ति भी है, ईश भक्ति भी है। यहाँ जौहर है तो अपने स्वत्व सतीत्व की रक्षा का आदर्श भी। तो रंच यानी कि बिल्कुल कम मात्र भी अत्युक्त न होगी। भारतीय संस्कृति की धनी इस भूमि को हमारा शत शत नमन। छात्रों, यहाँ पर पाठ समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और पहली बार अगर आप मेरे इस ज्ञान समृद्धि से चैनल को देख रहे हैं तो अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।